चलिए जी बच्चों, अब हम लोग ये देखते हैं कि जब दो वेव्स आपस में इंटरफियर करती हैं या जब दो वेव्स आपस में सुपर इम्पोज होती हैं तो इन दो वेव्स के साथ में किस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस पा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग को कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस मिलेंगे। इसके लिए मैं इनिशियली दो वेव्स को कंसीडर करता हूं। कंसीडरिंग टू वेव्स, वेव नंबर 1 जो है इसको लेता हूं y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। पहली मैंने वेव लिए a sin ओमेगा t, साइन की जगह आप कॉस भी ले सकते हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। साइन और कॉस, इसके अलावा हम कुछ नहीं लेंगे। ओके, साइन और कॉस इसके अलावा हम कुछ भी नहीं लेंगे, क्योंकि केवल यही दोनों वेव्स हार्मोनिक वेव्स रिप्रेजेंट करती हैं। तो इधर आप साइन ले लो या फिर कॉस ले लो, इसकी जगह साइन की जगह हम कॉस भी ले सकते हैं, मगर साइन और कॉस के अलावा कोई भी हार्मोनिक वेव्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो हम लोग के पास में लिमिटेशंस हैं, या तो साइन लोगे या तो कॉस वेव। इस तरीके का वेव पैटर्न या तो साइन या तो कॉस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। कोई सी भी वेव जब चलती है तो केवल स्टार्ट पॉइंट के हिसाब से, अगर ये यहां से स्टार्ट हो रही है तो साइन वेव है, और अगर ये यहां से स्टार्ट हो रही है तो ये कॉस वेव है। तो कॉस और साइन के अलावा हमारे पास कोई भी टूल नहीं है। यहां पे जो मैं दो वेव्स लूंगा, इन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। तो मैं दूसरी वेव लेता हूं y2 इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस 5। इन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी अगर ये वाली वेव एक सेकंड में 100 वेव्स बनाती है, वेव का फॉर्मेशन करती है कंप्लीट, तो ये भी 100 ही करेगी। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। यही प्राइमरी रीजन है हमारा कि हम लोग इन दो वेव्स को जो है कोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं। ठीक है, कंसीडरिंग टू वेव्स, ये दोनों की दोनों वेव्स कोहेरेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब आफ्टर सुपर मतलब जब ये आपस में इंटरफियर होंगी तो जो इनका कलेक्टिव वेव बनेगी y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से जब दोनों वेव्स ऐड होंगी तो कुछ इस तरीके से होंगी। a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी प्लस 5। इन दोनों वेव्स के बीच में जो है फाई का फेज डिफरेंस है। ये फेज डिफरेंस टाइम के साथ में हम जीरो भी कर सकते हैं, कुछ कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। ये जो दोनों वेव्स है, ये दोनों वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी की है और कांस्टेंट फेज के ऊपर है। इन दोनों के बीच में जो एंगल जो है वो कांस्टेंट फेज है। तब इन दोनों को हमने ऐड किया कुछ इस तरीके से। आगे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देते हैं हम लोग इसको, a साइन ओमेगा टी प्लस बी। इसको मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला जो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, साइन एक्स प्लस वाई का अप्लाई कर रहे हैं, एंड दिस इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ये फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ये हमने इस वेव को ओपन किया। अब इसके बाद हम इसको फर्दर और मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देते हैं।
ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस फाई साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन फाई कॉस ओमेगा टी। अब आप देख सकते हैं इन दोनों में साइन ओमेगा टी कॉमन है, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूं, तो y मुझे मिल जाएगा a प्लस बी कॉस फाई इंटू साइन ओमेगा टी, ये जो मैंने कॉमन लिया था वो यहां पे आ गया, प्लस बी साइन फाई कॉस ओमेगा टी। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। अब ये हम लोगों को पिछले साल के नॉलेज के हिसाब से बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है कि ये जो फाइनल वेव है, ये फाइनल वेव भी हार्मोनिक वेव ही होगी। जब दो हार्मोनिक वेव्स आपस में सुपर इम्पोज होती हैं तो जो नेट रिजल्ट मिलता है वो भी हार्मोनिक वेव ही होती है। इसमें कोई भी एम्बिगिटी नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास में जो वेव हम लोगों को मिलेगी, ये भी जो सुपर इम्पोज वेव होगी, ये भी हार्मोनिक वेव ही होगी। तो अब इसको हार्मोनिक वेव कैसे बनाएं? तो हार्मोनिक वेव को बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मान लेता हूं R, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, इन दोनों का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो मान लेता हूं उसे R मान लेता हूं। उसके हिसाब से ये फॉर्मूले को हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। इसी फॉर्मूले की मदद लेंगे हम लोग, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो इसको मैं ले लेता हूं, इसको ले लेता हूं आर साइन थीटा, और इसको हम लोग ले लेते हैं आर कॉस थीटा। ये क्यों लिया है इस तरीके से? क्योंकि देखिए ये दोनों में आर कॉमन है, साइन थीटा कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस थीटा साइन ओमेगा टी। एक हार्मोनिक वेव का पैटर्न हम लोगों को मिल रहा है, उस पैटर्न के लिए हम लोगों ने ये सब्स्टिट्यूट किया है। तो यदि इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए हम लोगों को क्या मिलता है। हम लोग पुट करेंगे यहां पे बी साइन फाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा और a प्लस बी कॉस फाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ये हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया है, और जैसे इसको पुट करेंगे देखिए हम लोगों को किस तरीके से हार्मोनिक वेव मिलेगी। तो जो रिजल्टेंट वेव है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, आर कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस आर साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। ये हमारे पास आ गई रिजल्टेंट वेव। अब इसमें मैं आर कॉमन ले लेता हूं, आर यदि कॉमन ले लेता हूं तो मुझे मिलेगा साइन ओमेगा टी कॉस फाई साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई साइन थीटा। ये कुछ इस तरीके से मिलेगा। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया मैंने, आर को कॉमन निकाला, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, कुछ थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया है। तो ये मुझे मिलेगा आर इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू आर टाइम्स साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये हम लोगों को रिजल्टेंट वेव मिली है, और ये रिजल्टेंट वेव भी हार्मोनिक वेव है। ये वेव जो है दो हार्मोनिक वेव को ऐड करके हम लोगों को ये हार्मोनिक वेव मिली है। इस पैटर्न में लाने के लिए ही हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया था। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो मैंने सब्स्टिट्यूट किए हुए हैं यहाँ पे, ये जो मैंने दो सब्स्टिट्यूट किया हुआ है यहाँ पे, उसको हम लोग स्क्वायरिंग करके ऐड करते हैं ताकि हम लोगों को थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली मिल पाए कि इन दोनों के बीच में फेज जो है वो किस तरीके से रहेगा। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ये 1 और 2 इक्वेशन मान लेता हूं। स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, तो b
स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी कॉस फाई प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों इक्वेशंस को मैंने स्क्वायर कर दिया है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं। जब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेंगे तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस 2ab कॉस फाई दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई तो 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी कॉस फाई दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी कॉस फाई। ये हम लोगों को रिजल्टेंट मिलता है। अब ये रिजल्टेंट अगर आप देखेंगे तो रिजल्टेंट काफी हद तक के हम लोगों के पास वेक्टर रिजल्टेंट के समान ये फॉर्मूला है। जैसा वेक्टर रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता था ठीक उसी तरीके का ये भी फॉर्मूला है। वेक्टर रिजल्टेंट में भी कुछ इसी तरीके से लेते थे कि यदि हमारे पास वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है और इसके बीच में एंगल हमारे पास से फाई है, तो जो रिजल्टेंट आता था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से, ये जो हम लोग रिजल्टेंट मिलता था हम लोगों को, ये जो रिजल्टेंट मिलता था आर, दिस आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई, कुछ इस तरीके से मिलता है। यदि आप इस रिजल्टेंट की वैल्यू, ये रिजल्टेंट क्या है, एक्चुअल में रिजल्टेंट जो है इस वेव का एम्पलीट्यूड है। इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है दिस इज आर, ये इसका एम्पलीट्यूड है। जबकि इंडिविजुअल वेव्स का जो एम्पलीट्यूड था वो हमारे पास में ए और बी था। ए एंड बी आर एम्पलीट्यूड्स, ये दोनों के एम्पलीट्यूड्स थे, और यहां पे भी ये कैपिटल आर जो है एम्पलीट्यूड ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इस एम्पलीट्यूड यदि आपको मैक्सिमम चाहिए, बड़े से बड़ा चाहिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस चाहिए, तो फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए इसकी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। बस इतनी सी बात। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, R should be मैक्सिमम। अब अगर आपको R मैक्सिमम चाहिए तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, और इसकी वैल्यू मैक्सिमम तब होती है जब cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम तब होती है जब थीटा की वैल्यू, जब ये एंगल की वैल्यू जो होगी, जब इस एंगल की वैल्यू होगी से 0 डिग्री, 2 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन, और cos फाई की उस टाइम पे वैल्यू होगी 1। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए cos फाई की जो वैल्यू लेंगे दैट विल बी इक्वल टू 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी व्हेन फाई इज इक्वल टू 2 पाई, या फिर 0, सबसे पहले तो 0, अगर ये 0, ये होगी 2 पाई, ये होगी 4 पाई एंड सो ऑन। इसके सामने हम प्लस और माइनस दोनों लगा सकते हैं। ये सारी वैल्यूज पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो R की जो मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों को मिलेगी वो मिलेगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AB। ओके, तो ये हम लोगों को मिलेगी R की जो मैक्सिमम वैल्यू है
दिस विल बी इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब आर मैक्सिमम हम लोगों को मिलेगा ए प्लस बी। तो दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, जिसमें एम्पलीट्यूड सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, एम्पलीट्यूड आर एडेड, एम्पलीट्यूड्स आर एडेड। इसके अंदर में एम्पलीट्यूड हमने सीधे सीधे ऐड कर दिए। मगर यदि आपको यही डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए चाहिए, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस R should be minimum, कम से कम होना चाहिए R should be minimum। तो R मिनिमम कब होगा? जब cos फाई की वैल्यू होगी -1, और -1 cos फाई की वैल्यू कब होती है? जब फाई की वैल्यू होगी पाई या 3 पाई या 5 पाई एंड सो ऑन। यहां पे भी हम लोग प्लस माइनस वैल्यूज ले सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में R की जो मिनिमम वैल्यू रहेगी हमारे पास, वो रहेगी अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी इंटू -1। तो ऐसी सिचुएशन में R की जो मिनिमम होगी वैल्यू होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो R की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास a माइनस बी, मतलब एम्पलीट्यूड इसमें सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके अंदर में एम्पलीट्यूड जो है आर सब्ट्रैक्टेड, इसके अंदर में एम्पलीट्यूड सीधे सीधे इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड की कंडीशंस हैं। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए हम लोग सीधे सीधे एम्पलीट्यूड्स ऐड करेंगे और यहां पे सीधे सीधे इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप इससे एक सिंपल सा फॉर्मूला भी बना सकते हैं कि आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आर मिनिमम, इसका जो रेशियो होगा वो होगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। ये भी हमारे पास एक सिंपल सा रिलेशन मिलता है। ओके, तो पहले तो आप इसको लिख लीजिए और इसके ऊपर बेस्ड इसमें इंटेंसिटी का क्या गेम होता है इसको हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं। पहले आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। चलिए जी, इसमें से पिछले डेरिवेशन का कुछ एक पार्ट मैंने मिटाया नहीं है क्योंकि अभी इसको हम लोग यूज करेंगे। अब आपको जो नए कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है दैट इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव, किसी भी वेव की जो तीव्रता रहती है या इंटेंसिटी रहती है वो डिपेंड करती है उसके एम्पलीट्यूड से। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये हर वेव के लिए कांस्टेंट है। इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये हम लोगों को पता होना चाहिए, ये हर वेव के लिए कॉमन है। तो यदि मेरे पास मान लीजिए जो पहली वेव है वेव नंबर 1, वेव नंबर 1 का जो इंटेंसिटी है I1, दिस इज प्रोपोर्शनल टू a का स्क्वायर। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू a का स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू k टाइम्स a स्क्वायर। सिमिलरली वेव नंबर 2 के लिए, वेव नंबर 2 के लिए I2 इज प्रोपोर्शनल टू b का स्क्वायर। ओके, तो ऐसा हम लिख सकते हैं I2 इज इक्वल टू k टाइम्स b का स्क्वायर, वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और ये बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है,
ठीक है। तो इस k की वैल्यू जो है मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, मीडियम के ढेर सारे जो फैक्टर्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब अगर आप देखें जो रिजल्टेंट वेव थी हमारी, जो रिजल्टेंट वेव थी उसका एम्पलीट्यूड था r, तो जो रिजल्टेंट वेव है हमारी, रिजल्टेंट वेव के लिए हम लोग देखें कि I इज प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड कैपिटल R है, तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर, तो I को हम लोग लिख सकते हैं k टाइम्स r का स्क्वायर। तो ये पहली वेव का इंटेंसिटी, ये दूसरी वेव की इंटेंसिटी, ये हमारी रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी। ओके, अच्छा, अब इसी फॉर्मूले को रीराइट करें, इसी फॉर्मूले को रीराइट करें तो हम लोग को मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी कॉस फाई। करेक्ट। तो ये अगर हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो आर स्क्वायर, यदि इस पूरी इक्वेशन को मैं k से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा k टाइम्स आर स्क्वायर, k टाइम्स ए स्क्वायर, k टाइम्स बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स k ए स्क्वायर का अंडर रूट बी स्क्वायर का अंडर रूट कॉस फाई। ओके, कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो यदि मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा हमारे पास I एंड दिस विल बी इक्वल टू I1 एंड दिस विल बी इक्वल टू I2 प्लस 2 टाइम्स, अगर k को मैं ये जो k है इस k को मैं दोनों अंडर रूट के साथ में डाल दूं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा अंडर रूट k, और अगर इसके साथ में भी इंसर्ट कर दूं तो ये जाएगा अंडर रूट के। तो ओवरऑल अंडर रूट के इंटू अंडर रूट के ही होता है। मैंने पूरी इक्वेशन को k से मल्टीप्लाई किया था, तो आ जाएगा हमारे पास में a को मैंने लिखा a स्क्वायर k टाइम्स अंडर रूट, तो दिस विल बी इक्वल टू I1, दिस विल बी इक्वल टू I2 एंड दिस इज cos फाई। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हम लोगों को मिलेगी that will be equal to I is equal to I1 plus I2 plus 2 times under root में I1 I2 cos phi। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है इंटेंसिटी के बीच में। अगर दो वेव्स आपस में इंटरफियर कर रही हैं तो उनकी इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट और खास फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हम लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और अगर ये फॉर्मूला हम लोगों को अच्छे से पता है तो हम लोग जो है काफी सारे न्यूमेरिकल्स बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास में आ गई इसका रिलेशन। अच्छा, अब यदि मैं यहीं पे इस फॉर्मूले को स्क्वेयरिंग करके लिखूं, तो यदि इस फॉर्मूले को स्क्वेयरिंग करके लिखेंगे तो इंटेंसिटी मैक्सिमम, अगर स्क्वेयरिंग कर देंगे तो इंटेंसिटी मैक्सिमम अपॉन इंटेंसिटी मिनिमम इज इक्वल टू, हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी का स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला हम लोगों को बड़े आराम से मिल जाता है। तो ऐसे कुछ फॉर्मूले जो है ये हम लोगों के न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी काम आने वाले फॉर्मूले हैं। ओके, गॉट द पॉइंट। तो चलिए, ये वाला जो हमारा बचा हुआ डेरिवेशन था, ये जो बचा हुआ डेरिवेशन था, इसको भी आप लिख लीजिए, ये वाला पार्ट। फिर हम लोग आके इसी के ऊपर आगे इंटरफेरेंस के बारे में डिस्कशन करते हैं।